नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह यह है कि नागरिक शास्त्र के संदर्भ में 2024 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल, कक्षा 12। तो क्लास को अनवरत हम लोग चला रहे हैं। जो 2024 के प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सलूशन यहाँ कराया जा रहा है और इस ढंग से हम लोगों का जो आज नागरिक शास्त्र के संदर्भ में है, जिसमें अति लघुत्तरी लघुत्तरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे उसके नेचर यहाँ बताए जा रहे हैं कि हमें बोर्ड की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न को अपने रखना है। तो आज का हमारा 5वां लेक्चर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। जरा देखा जाए कि प्रश्न क्या है, कैसे लिखा जाएगा, यही समझना यहाँ जरूरत है। पहला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। अब हम शुरू कर देखिए क्या लिखा गया है। 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि भाई भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, क्योंकि यही पूछ रहा है। तो आपको क्या लिखना है कि भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं यहाँ आपको लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं कैसे? 4 प्रमुख विशेषताएं हैं कौन कौन सी? पहली विशेषता भारत की विदेश नीति की है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता। भारत की विदेश नीति का पहला आधार है कि भारत अपने पड़ोसी, अपने अन्य देशों के साथ उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। पहली विशेषता क्या है भारत की विदेश नीति की? भारत की विदेश नीति है कि हम क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता माने जो राष्ट्र स्वतंत्र हैं उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता का हम पारस्परिक सम्मान करेंगे। वहां हम एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। दूसरा है कि पारस्परिक आक्रमण न करना। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ, अन्य किसी के देश के साथ पारस्परिक रूप से हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और उनके आंतरिक मामलों में तीसरी विदेश नीति क्या है कि हमारी विदेश नीति का आधार है हम उनके आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप, किसी अपने पड़ोसी देश या अन्य मामलों में हम उन पर परस्पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है समता और आपसी लाभ। समता से, समानता के साथ हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए आर्थिक लाभ की तरफ बढ़ेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखेंगे। हम एक दूसरे देश की राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, उनके सह अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो यह भारत की विदेश नीति की जो है वह 4 प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं यहाँ वर्णन कर दिया। और प्रश्न आपका ये है, अति लघुत्तरी लघुत्तरी में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है कि भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु की नीति पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत का परमाणु पर क्या नजरिया है, उस पर एक आपको अपनी राय देनी है। किस प्रकार का दृष्टिकोण है उसे लिखना है, टिप्पणी करना है। सामान्य तौर से इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। देखिए, भारतीय परमाणु नीति पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, टिप्पणी लिखिए। तो भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी
उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है। भारतीय परमाणु नीति क्या, इसकी जो भारत की पॉलिसी है परमाणु नीति पर, इसकी सबसे पहली पॉलिसी है कि भारत अपने परमाणु शक्ति का प्रयोग जो करेगा वह किसी विनाशकारी उद्देश्य के लिए नहीं करेगा, विनाशकारी उद्देश्यों के यह विरुद्ध है। भारत की परमाणु नीति का पहला क्या बताया गया कि वह विनाशकारी उद्देश्यों के लिए नहीं बनाया गया है, विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है, पहला हुआ। अब देखिए आगे बढ़ें। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पहली चीज है कि भारत की परमाणु शक्ति का प्रयोग जो होगा विनाशकारी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, यही हमारी पॉलिसी है। लेकिन फिर भी कहा कि भारत ने जो है परमाणु प्रसार की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विनाशकारी कार्यों के लिए हम नहीं प्रयोग करेंगे, सही है, लेकिन हमने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और क्यों नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, यहां नहीं किए हैं, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के लिए पक्षपात वाली संधि मानता है। भारत इसलिए इस परमाणु अप्रसार संधि पर, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर इसीलिए नहीं किया कि जो गैर परमाणु शक्तियां वाले देश हैं उन देशों के साथ पक्षपात पूर्ण रवैये से यह संधि नहीं मानी जा रही है। जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए भारत इस परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के लिए, जो गैर परमाणु शक्ति के राष्ट्र हैं, के लिए पक्षपात वाली संधि मानता है। पक्षपात वाली संधि मानता है जो किसके साथ? जो गैर परमाणु शक्ति वाले हैं, पक्षपात पूर्ण रवैया है। भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। कब कब? 11 मई और 13 मई 1998 को भारत के द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए। कितने? 5 परमाणु। भारत परमाणु अस्त्रों का पूर्णतः समाप्त करने का पक्षधर है। क्लियर हो गया? भारत पूरी तरह से परमाणु अप्रसार को समाप्त करने का पक्ष है। यहाँ आपने क्या कहा? देखिए प्रश्न बड़े ही अच्छा कि भारत परमाणु नीति पर, भारत की परमाणु नीति पर उसका अपना क्या दृष्टिकोण है, तो उसका दृष्टिकोण आप कैसे लिखना है कि हमारी जो परमाणु नीति है, हम किसी विनाशकारी उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो कहा गया। दूसरा फिर कहा गया कि भारत विनाशकारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किया? वह इसलिए नहीं किया कि यह गैर परमाणु अप्रसार वाले जो राष्ट्र हैं उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात पूर्ण रवैया होने के नाते संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब कह रहा कि भारत जो है 11 और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत की जहां तक दृष्टिकोण है परमाणु पर, तो भारत परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने का पक्षधर। भारत जो है परमाणु अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने का पक्षधर है। तो यह रहा आपका परमाणु नीति पर भारत का दृष्टिकोण क्या है।
अगला देखिए है कि भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति, तो विदेश नीति भारत की कब बनी? स्वतंत्रता के बाद अपनी एक अलग विदेश नीति बनी। अब उस विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो देखिए लिखा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपने शीत युद्ध की खेमेबंदी से अपने को दूर रखा। पहला चीज, स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947, जो अपनी विदेश नीति बनाई, सबसे पहले भारत की विदेश नीति का जो आधार यह बना कि भारत स्वतंत्रता के बाद पूरा विश्व शीत युद्ध के अंतर्गत दो खेमों में विभाजित था, दो ध्रुवीय राष्ट्रों में विभाजित था। एक का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था, तो दूसरा साम्यवादी देश रूस के द्वारा नेतृत्व किया, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। और भारत स्वतंत्रता के बाद यह निर्णय लिया कि हम ध्रुवीय देश, जो यह व्यवस्थाएं चल रही शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय देशों के बीच में हम न शामिल नहीं होंगे। पहली विदेश नीति क्या हुई कि हम दोनों देश जो हैं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत संघ, किसी एक का पक्षधर नहीं लेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और हम किसी गुट में न शामिल होते हुए, फिर आगे देखिए कैसे लिखा जा रहा है, नहीं होंगे अर्थात अपने आप को किसी भी गुट में न शामिल होने का निर्णय लिया, अर्थात उससे दूर रखा। और दूर रखने के लिए उसने क्या शब्द रखा कि दूर रखते गुट निरपेक्षता की नीति पर। किस पर? गुट निरपेक्षता की, इसकी पॉलिसी क्या हुई बनी कि गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का निश्चय किया। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी गुटों में शामिल नहीं हुआ और इससे बचने के लिए अपनी विदेश नीति का जो आधार बनाया वह क्या था? गुट निरपेक्षता की नीति पर, इस पॉलिसी पर चलने का निश्चय किया। अब भारत की नीति है कि वह विश्व के सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार रखे, किसी गुट में न शामिल होते हुए वह विश्व के समस्त देशों के साथ समानता का व्यवहार रखे। भारत की विदेश नीति क्या है कि विश्व के किसी भी गुटों के साथ शामिल न होकर के हम समानता का व्यवहार रखें, जिससे उसके राजनीतिक और आर्थिक हितों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो। समानता का व्यवहार रखेंगे क्योंकि जिससे उसके राजनीतिक आर्थिक हितों में किसी भी प्रकार का व्यवहार गतिरोध न हो। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, अब यहां देखिए बताया गया कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है क्या, यहां बताया गया। कंडीशन को यहां रखा गया कि पूरा दुनिया दो गुटों में विभाजित थी और दो गुटों से दूरी बनाए रखते हुए भारत की जो नीति पॉलिसी बनी वह किसी गुट में न शामिल होने के लिए गुट निरपेक्षता का आधार बनाया और विश्व के देशों के समानता के व्यवहार को के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब इसके विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, यहां देखिए लिखा गया है। पहला, हमारे यहाँ की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत यह है कि अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना। भारत की विदेश नीति क्या है कि अपने राष्ट्रीय हितों को, सबसे पहला लक्ष्य है कि अपने राष्ट्रीय हित को क्या किया जाए, सुरक्षित करना। दूसरा, देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे
इसके लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। दूसरा क्या बना इसका विदेश नीति पॉलिसी कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। सीमा पार आतंकवाद का प्रतिरोध करना, सीमा पार से जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही उसका प्रतिरोध करना। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि। भारत की आर्थिक सफलता हेतु विदेशी सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी इसका भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है कि आर्थिक सफलता के हेतु विदेशी सहयोगियों द्वारा जो विदेशी निवेश किए जा रहे हैं, वित्तीय सहायता युक्त टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, वित्तीय सहायता और उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप न करना, समता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत हैं। आपसी लाभ, शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व विदेश नीति का क्या है? मूल सिद्धांत है। तो यहाँ था भारतीय विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है, आपने यहाँ इस ढंग से दर्शाया। फिर इसके महत्वपूर्ण क्या है, क्षेत्रीय अखंडता, आपको इस रूप में ऐसे प्रश्नों को लिखना है। अगला है प्रिवी पर्स क्या है? 1970 में इंदिरा गांधी ने उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी? प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि प्रिवी पर्स क्या अर्थ है, तो हमें अर्थ बताना होगा कि प्रिवी पर्स का अर्थ क्या है। तो प्रिवी पर्स का मूल अर्थ क्या होता है कि जो स्वतंत्रता के पूर्व देशी राजाओं महाराजाओं को सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को समाप्त करना, वह सुविधाएं जो उनको विशेषाधिकार थे उसे समाप्त करना। और नई फिर कह रहा है कि 1900 इंदिरा गांधी ने क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। अब लिखेंगे कैसे कि भारत में देशी रियासतों माने जो राजा रजवाड़े थे, उन देशी रियासतों के विलय से पहले, जब तक देशी रियासतों के विलय से पहले की स्थिति बता रहा कि देशी रजवाड़े जो रहते थे देश के अंतर्गत, उनके विलय से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। जो हमारे यहाँ देशी रियासतें थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले सरकार, ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों को तत्कालीन शासक परिवार को, प्रिवी पर्षद के जो शासक थे या जो राजा महाराजाएं थे, उनके परिवार को एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार था। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा देशी रियासतों को एक निश्चित मात्रा तक संपदा रखने का अधिकार प्राप्त था। क्लियर हुआ? किसको? शासकों को। जो देशी रियासतें थी उन्हें संपदा रखने का पूर्ण अधिकार था, एक निश्चित मात्रा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया था, कुछ संपदा रखने का अधिकार दिया था, और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया था। संपदा रखने का अधिकार दिया था और भत्ते कब? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब राजा महाराजाओं को यह अधिकार मिला हुआ था। ये रियासतें रियासत की क्षमता के अनुसार दी जाती थी। जो यह सुविधाएं मिली थी, यह रियासतें के रियासत की क्षमता, उनकी क्षमता के कैपेसिटी के आधार पर दी जाती थी। इसी व्यवस्था को ही
प्रीवी पर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब कहा जाए प्रीवी पर्स है क्या, आप अपनी समझने की शैली से यह लिखने का प्रयास करिए। प्रीवी पर्स क्या है? स्वतंत्रता के पहले राजाओं महाराजाओं, देशी राजाओं महाराजाओं को भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष कुछ संपत्ति रखने का अधिकार था, और भारत सरकार जहां संपत्ति रखने के अधिकार दे रखी थी, वहीं उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त थी, और जो राजा महाराजाओं को सुख सुविधाएं संपत्ति रखने का अधिकार था, उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है। हो गया। इंदिरा गांधी, अब आता है बात यहां से, देखिए ये बातें तो यहां तक हो गई। अब इंदिरा गांधी इसे क्यों समाप्त करना चाहती हैं? इतिहास कैसे लिखेंगे? इंदिरा गांधी से इसलिए समाप्त कर देना चाहती थी क्योंकि यह विशेषाधिकार भारतीय संविधान में अंकित समानता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के समानता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। अब यहां कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी से क्यों समाप्त कर देना चाह रही थी, तो इंदिरा गांधी इसलिए समाप्त कर दे रही थी जो ऐसे विशेषाधिकार राजाओं महाराजाओं को प्राप्त थे, वह भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मिला था, समानता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय जो संविधान में देने की बात कही जा रही, इस व्यवस्था से किसे समानता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। जो यह सुविधाएं मिल रही थी वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत के क्या था? विरुद्ध था। इसीलिए इंदिरा गांधी से समाप्त कर देना चाहती थी। 1971 के चुनाव में भारी जीत के पश्चात, जब 1971 चुनाव हुई, इंदिरा गांधी को बहुमत मिला। उस जीत के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया। कहने का मतलब प्रीवी पर्सेस को समाप्त कर दिया। 1971 के में मिले जनाधार के आधार पर प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा। तो पहला प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स की जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी? कहने मतलब ब्रिटिश सरकार उन्हें क्या सुविधाएं देते थे, फिर इंदिरा गांधी की सरकार उसे क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार इसलिए समाप्त कर देना चाहती थी कि भारतीय संविधान में समानता एवं सामाजिक अन्याय, समानता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। क्या? प्रीवी पर्सेस। इसलिए समाप्त कर देना चाहती थी। जब 1971 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को एक बहुमत मिला। उस बहुमत के आधार पर आने के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्सेस की व्यवस्थाओं को क्या किया? समाप्त कर दिया। तो एक लाइन में क्या कहो? प्रीवी पर्सेस से क्या है? देशी रियासतों को मिलने वाली सुविधाएं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे? अगला प्रश्न क्या है? 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ उसके पीछे क्या कारण थे? वही प्रश्न ये भी है, कांग्रेस के विभाजन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? यहां देखिए कि 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसमें दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर कलह मच गया। दक्षिणपंथी और वामपंथी के विषयों पर क्या मच गया? कलह। अब यहां व्याख्या आप हेडिंग डाल सकते हैं, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर एक कलह मचा। 1967 के चौथे आम चुनाव में, कौन सा चुनाव था? 1969 में 1967 के 69 के चौथे आम चुनाव में, यहां देखिएगा, कांग्रेस को कई
विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। इस समय कांग्रेस को कई राज्य विधानसभाओं में 1904 आम चुनाव में कई राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। अतः कांग्रेस के कुछ सदस्यों का यह विचार था कि राज्यों में कांग्रेस के कुछ सदस्यों को यह विश्वास था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेसियों के कुछ लोगों का मन था कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही राज्यों में वह दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का यह मत था कि कांग्रेस को वामपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कहने का मतलब 1969 के जो चुनाव में चौथा आम चुनाव था, उस चुनाव में दो विचारधाराएं थी। जहां कांग्रेस को राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा तो वहां दो मंतव्य निकल कर आते हैं। कुछ कांग्रेसी की यह इच्छा थी कि कांग्रेस राज्यों में दक्षिणपंथियों के साथ चुनाव लड़े। कुछ कांग्रेसियों का मंतव्य था कि वह वामपंथियों के साथ चुनाव लड़े। पहला कारण यह था विचारधाराओं को लेकर के कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़े, इसी वजह से विभाजन। दूसरा था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद। कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के विषय को लेकर के आपस में मतभेद हो गए। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में दोनों कांग्रेस के अंदर ही एक मतभेद दिखाई देता है। देखें जरा, कांग्रेस में 1967 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद था। श्रीमती इंदिरा गांधी जहां जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहीं कामराज जैसे ने इसका विरोध किया। कहने मतलब राष्ट्रपति पद के लेकर के कांग्रेस दो खेमों में बट गई, दो खेमे आवाजें सुनाई दी। पहला था कि इंदिरा गांधी स्वतः जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, वहीं कामराज जैसे कांग्रेसियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। तीसरा कारण कांग्रेस के विभाजन का युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। तीसरा कारण क्या है, युवा तुर्क जो है और सिंडिकेट के बीच कलह। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का एक कारण यह भी माना जाता है युवा तुर्क तथा सिंडिकेट श्रमिक वाले के बीच होने वाली कलह थी, जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के पीवी वर्सेस को समाप्त करने के पक्ष में थे। युवा तुर्क और सिंडी के बीच में कलह का कारण क्या था कि युवा तुर्क जो थे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहते थे और राजाओं के प्रीवी पर्सों को समाप्त करने के पक्ष में थे, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहे थे। युवा तुर्क का कहा कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, देसी राजाओं की जो विशेष सुविधाएं थी समाप्त होनी चाहिए, लेकिन सिंडिकेट वाले, श्रमिक वाले इसका विरोध कर रहे थे। अगला, मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना, यह भी एक विभाजन का कारण है कि मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण माना जाता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग को क्या किया, वापस लेना। देसाई ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया। वित्त मंत्रालय लेने पर मोरारजी ने इसमें अपना विरोध जताया और विरोध जताते हुए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री की इस कार्यवाही का विरोध किया और सिंडिकेट का जो लोग थे वह प्रधानमंत्री के वित्त मंत्रालय लिए जाने का
खुलकर के विरोध किए। ये भी एक कारण था कांग्रेस के विभाजन का 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीति में आया राम गया राम का क्या तात्पर्य है? यहां मतलब दल बदलू से संबंधित है। इतना सामान्य सी बात हो जाती थी, चुनाव किसी पार्टी से लड़ा किसी जाता, चला कहीं जाता था, सिद्धांत विहीनता की बात। आया राम और गया, दल बदल के से रिलेटिव है यह प्रश्न। यहां देखें, आया राम गया राम, विधायकों के मूल्यों सिद्धांतों में आए क्षण ने, विधायकों का न कोई अपना मूल्य है न कोई सिद्धांत है। मूल्य और सिद्धांत एक मानव की बड़ा गरिमामय रहा है, लेकिन विधायकों का अगर देखा जाए, आया राम गया राम का जो प्रश्न है कि विधायकों के मूल्य और सिद्धांतों में कमी आई है। विधायकों के मूल्यों और सिद्धांतों में क्या आई? कमी आई, क्षरण में। उन्हें दल बदलने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख किया। जो विधायक जो चुनाव जीत कर जाते हैं, उनके अंदर जिस ढंग से मूल्य और सिद्धांतों में कमी आई, इस कमी का परिणाम ही यह हुआ कि दल बदल की प्रवृत्ति की ओर ये लोग उन्मुख हो गए। इसका यही परिणाम हुआ। जब मूल्य और सिद्धांत गिरेंगे कोई आज, तो वहां बहुत सारी इस रंग से कमियां दिखाई दी। और यह आज दिखाई देता है कि दल बदल से चुनाव किसी से लड़ जा रहा है, एक दिन में पार्टी को यहां बदल स्वीकार के लिए, क्योंकि सिद्धांत है नहीं, मूल्य नहीं है, दूसरे दिन उस पार्टी को बदल दे, फिर उसी पार्टी में चले गए। तो इससे जब सिद्धांत और मूल्य में कमी आएगी तो दल बदलने की प्रवृत्तियां अपने आप बढ़ेंगी। अब विधायक शीघ्रतापूर्वक एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने लगे। जब मूल्य और सिद्धांतों में कमी आई विधायकों को, तब इनका अपना हित, स्वार्थ हित दिखाई, और ये समय के अनुसार एक ही पार्टी में से दूसरे से तीसरे ढंग से अपने आप को बदलते रहे, शामिल होते रहे, किसी भी पार्टी में आना जाना लगा रहा। भारत के राजनीतिक शब्दकोश में इस प्रवृत्ति को आया राम गया राम के जुमले के रूप में स्थान मिला। इस जुमले की प्रसिद्धि एक विशिष्ट यथार्थ घटना से संबंध है। यह जो कहा गया है जुमला आया राम गया, ये इसका एक यथार्थ घटना भी है, जिसे आप यहां लिख सकते हैं। यथार्थ घटना 1967 के चुनाव के बाद यह दिखाई यादा देता है। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम क्या था, गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर लिया। ये गयालाल हरियाणा के विधायक थे और इन्होंने इतना बदलाव किया कि लगता था कि इनको एक इससे कीर्ति ही स्थापित करनी है, कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। इन्होंने, गयालाल ने 15 दिन के अंदर 3 बार, मात्र 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली है। गयालाल कितनी बार? 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर कांग्रेस में लौटे, फिर कांग्रेस में लौटने के बाद 9 घंटों के अंदर फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़ करके कांग्रेस में आने की इस इच्छा स्पष्ट की, तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, राव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गया राम अब आया राम है। घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले से सदैव के लिए अंकित कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी
को लेकर के बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये दल बदल जो प्रक्रियाएं शुरू हुई थी इसको रोका गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? आपात का अर्थ है अनुच्छेद 352 का लगना। तो देखिए, आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए। इस समय आपातकाल लगा, उस आपातकाल के अंतर्गत चुनाव क्या हो गए? स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके चुनाव स्थगित हुए और नागरिक के जो अधिकार मिले थे उसे समाप्त करके सरकार द्वारा मनमानी की गई। आपातकाल में चुनाव स्थगित हुए और नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त थे उसे समाप्त करके सरकार के द्वारा मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। इंदिरा गांधी के बेटे कौन? संजय गांधी के नेतृत्व में देश के अंदर बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। तो आपातकाल की घोषणा के बाद ये कंडीशन घटित हुए तो क्लियर हो गया। पहला कंडीशन क्या घटित हुआ कि चुनाव होने वाले थे उसको स्थगित किया, नागरिकों के अधिकार को रोक दिया गया और राजनीतिक जो विरोधी कर रहे थे उनको कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया। यह सब कार्य आपातकाल के दौरान या आपातकाल की घोषणा के बाद किए गए। अगला 1975 में घोषित आपातकाल के सबको पर एक निबंध लिखे। देखिए, 1975 में घोषित आपातकाल पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आप 1975 आपातकाल पर एक संक्षिप्त, सबको नहीं, एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अब निबंध 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में लोकसभा के इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। यही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया? अवैधानिक घोषित कर दिया। 25 जून 1975 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के अनुरूप देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। दो बात यहां कि आपातकाल में के दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को, जो चुनाव लड़ी हुई थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। जब इन पद पर चुनाव ही अवैधानिक घोषित कर दिए गए, तब 25 जून 1975 को केंद्र सरकार चुनाव अवैधानिक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप देखिए 25 जून 1975 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्नीस के आपातकाल के बाद आपातकाल लगा दी गई सरकार के द्वारा। 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस आपातकाल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और यह सत्ता
1977 में जनता पार्टी सरकार बनी। ऐसे में विश्वास हो गया कि वे मिलकर गठबंधन सरकार बना सकते हैं। विपक्षी दलों को यह विश्वास हो गया कि वे मिलकर गठबंधन सरकार बना सकते हैं। आपातकाल के दौरान कई स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठनों का उदय हुआ। आपातकाल के कारण भारत में लोकतंत्र की नींव और मजबूत हुई। आपातकाल के पश्चात कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की नीति को छोड़कर स्वयं को एक विशेष विचारधारा से जोड़ा। अब तक कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने थी, लेकिन अब स्वयं को एक विशेष विचारधारा के साथ कांग्रेस ने अपने आप को जोड़ा। उसने स्वयं को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया। समाजवादी और गरीबों की हिमायती बताना शुरू किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात के काल के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों एवं कारणों एवं परिणामों, तो कारण बताना है और परिणाम की समीक्षा। इसकी हमें क्या कारणों एवं परिणामों की क्या करनी है, समीक्षा। 1975 में आपातकाल के क्या कारण थे? फिर वही बात कहा जा रहा है कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव में धांधली का दोषी पाए जाने के बाद 6 वर्ष के लिए पद से बेदखल कर दिया। कितने दिन के लिए? चुनाव में धांधली करने की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए राजनीति से क्या किया? बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी को वोटरों को घूस देने, धांधली क्या थी? वोटरों को इनके द्वारा क्या दिया जाता? घूस। मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने, मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए। लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। यह चीजें कही गई, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा यह स्वीकार न करके इसका उपहास उड़ाया गया और इसको स्वीकार नहीं किया। कौन? इंदिरा गांधी के द्वारा। आपातकाल के दौरान लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए, लोगों की स्वतंत्रताओं को निलंबित किया गया। सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने बड़े स्तर पर निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया। सरकार ने सांप्रदायिक दंगों का ध्यान में रखते हुए आरएसएस एवं जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। इन पर भी इनके द्वारा प्रतिबंध लगाए दिए गए। तो यह रहा आपका प्रश्न आपातकाल में से संदर्भित। अगला प्रश्न है, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान, अभिमान नहीं, सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था। असम का जो आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति थे। घटना व्याख्या कीजिए। व्याख्या देखिए, असम भारत का कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो यहां देखिए लिखा गया है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 राज्यों, कितने राज्यों? उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से मिलकर बना। देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा? असम, 7 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा से मिलकर बनता है। इन 7 राज्यों को 7 बहनें भी कहकर बुला लिया जाता है। असम से संदर्भित ये बातें बताई जा रही कि असम का जो क्षेत्र है यह 7, इसमें जो राज्य मिले हुए हैं
इन्हें साथ वहन कर करके जाना जाता है। ये सातों राज्य भारत के अन्य राज्यों की तरह अधिक उन्नत नहीं कर पाए। ये सातों राज्य जैसे भारत के अन्य राज्य उन्नत किए हुए, विकास हुआ, वैसा ये नहीं कर पाए। इसी कारण यहाँ पर आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है। जैसा अन्य राज्य अपने आप को विकास के पायदान पर लेकर आए, उस ढंग से असम के सातों राज्य से सात बहनों के नाम से हम लोग जानते हैं, ये उस अनुरूप इनका विकास नहीं हो पाया। और यही कारण है कि यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी ताकतों के समर्थन पर कुछ अलगाववादी तत्व अशांति फैलाते रहते हैं। वैसा असम या पूर्वोत्तर के राज्यों में वह विकास मॉडल नहीं पहुंच पाया, उस ढंग से विकास नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से यहाँ पर कुछ विदेशी ताकतों के समर्थक पर अलगाववादी तत्व, विदेशी ताकतों के भरोसे विदेशी ताकतों की सह पर अलगाववादी गुटों या ने अशांति फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ? पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाना शुरू। इन राज्यों की अधिकतर जातियां, ये सात माने जो है पूर्वोत्तर की जो राज्य हैं, इन राज्यों की जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, संपूर्ण राज्यों की अधिकतर जातियां जो हैं वो कैसी हैं? पिछड़ी हुई हैं। पूर्वोत्तर की जो भी राज्य हैं वहाँ की अधिकतर जातियां पिछड़ी हुई हैं। संचार साधनों की कमी है, भाषा की विभिन्नता, यातायात के साधनों की कमी, अधिकांशतः बेरोजगार पाई जाती है, पिछड़े हुए, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी अलगाववादी गुटों के बहकाव में आ जाते हैं। यह देखिए, इनके अधिकतर, इन राज्यों की अधिकतर जातियां क्या हैं? पिछड़ी हुई है, जिसमें देखा जाए तो संचार की भी कमी है, भाषा की विभिन्नता भी है, साधनों की कमी है और रोजगारी भी मिल रही है। और इसी कारण यहाँ के स्थानीय निवासी जो है अलगाववादी, यहाँ के स्थानीय निवासी जो अलगाववादी गुटों के बहकाव में आ जाते हैं। इन सभी राज्यों में अपने अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष करने, अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सत्ता की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। असम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम राज्य में शामिल अलग अलग धर्मों एवं भाषाई समुदायों ने सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असम से अलग होने की मांग की। असम राज्य में शामिल अलग अलग धर्मों, भाषाई समुदायों ने सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असम से अलग होने की मांग की। इसे ही असम आंदोलन कहा जाता है। आजादी के समय में मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर, कौन कौन? मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर शेष क्षेत्र असम कहलाता था। आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण क्षेत्र असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को यह लगा कि असम सरकार हम पर असमिया भाषा थोपने का प्रयास कर रही है। जो गैर असमी लोग, जो लोग रहते थे, उनको ये लगा कि असम जो सरकार है हम पर अपनी भाषा, उनकी भाषा क्या, असमियत थोपने पर का प्रयास करे। तो इन लोगों ने असम सरकार के इस प्रयास का विरोध किया। इसके साथ साथ गैर असमी लोग यह सोचने को मजबूर हो गए कि आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण उनका गैर आसमी होना है। वो मानने लगे कि मैं पिछड़ा इसलिए हूं, मैं गैर आसमी हूं, यह उनको यह धारणा बनने लगी। अतः इन गैर आसमी लोगों ने असम से अलग होने की मांग उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने धीरे धीरे असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक नए राज्य बनाए।
इनका क्या किया गया, धीरे धीरे बांट दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका था, असम से संदर्भित। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो बहुजन समाज पार्टी भी एक भारत की राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भारत की क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन पूछा, देखिए इसका गठन 1984 में मान्यवर काशीराम के द्वारा किया गया। बहुजन समाज पार्टी का गठन इसके द्वारा मान्यवर काशीराम द्वारा किया गया था। यह दल हिंदू सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुजन समाज पार्टी दल, यह दल हिंदू सामाजिक व्यवस्था की, हिंदू के जो सामाजिक व्यवस्था उसके सबसे निचले स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के साथ साथ अन्य धार्मिक सामाजिक अल्पसंख्यकों के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस पार्टी के प्रमुख में कहा जाए जो हैं, इसका उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग, अन्य धार्मिक सामाजिक अल्पसंख्यकों के सदस्य के रूप में इसमें नामित किया जा गया है। यह दल जात व्यवस्था की असमानताओं के विरोध में, बहुजन समाज पार्टी जो है, यह पार्टी जाति व्यवस्था की असमानताओं के विरोध और मुखर आलोचना के अलावा किसी विशिष्ट विचारधारा का समर्थन नहीं करती और इसके प्रमुख सिद्धांत भारतीय समाज के निचले सदस्यों को संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने, उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित है। तो यह रहा बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, आप आगे बढ़ा दीजिएगा, मान्यवर काशीराम, जिस पार्टी से वर्तमान में इसकी प्रमुख के रूप में मायावती नेतृत्व को संभाल रही हैं। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय एक महत्वपूर्ण विकास है। भारत की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग भारत की राजनीति को कहा जाए तो एक ऐसा रूप में इसका उदय हुआ जो राजनीति की व्यवस्था को ही पूरी तरह से कहा जाए, राजनीति की परिदृश्य को क्या किया, बदल दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग सन 1991 में अस्तित्व में आया। अन्य पिछड़ा वर्ग कब आया? 1991 में अपने अस्तित्व में आया। यह एक वर्ग है तथा इसमें आने वाली जातियां गरीबी, शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह एक अनुसूचित, यहाँ कहा जाए अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत वे जाति आती हैं जो गरीबी और शिक्षा के रूप में पूरी तरह से क्या है, पिछड़ी हुई है। 1 जनवरी 1979 को गठित 1 जनवरी 1979 को गठित मंडल आयोग ने 1979 को गठित कौन सा आयोग? मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1979 में गठित मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
1979 मंडल आयोग आया और दिसंबर 80 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में यह कहा गया कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने प्रतिशत? 27। तभी से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए अन्य पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण हुआ। अन्य पिछड़े वर्गों का जो ध्रुवीकरण हुआ है इसी आरक्षण के प्रावधान से। वर्तमान में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करते हैं। बहुत सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जो स्वार्थ से अन्य पिछड़े वर्गों को अपने वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत से संदर्भित है कि द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो द्रविड़ आंदोलन कब शुरू हुआ? आप यहीं से उठाइए प्रश्न। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1916 में। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 1916 में। मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से हुई। अब द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1916 में मद्रास, और इसकी शुरुआत करती है एक पार्टी जिसका नाम क्या है? जस्टिस पार्टी से माना जाता है द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत। जस्टिस पार्टी अथवा दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, जस्टिस पार्टी अथवा क्या कहेंगे दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन के नाम से जानी जाने वाली, जस्टिस पार्टी को किस नाम से जाना जा रहा है? दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन के नाम से जाने वाली इस पार्टी के संस्थापक टी.एम. नायर, इस पार्टी जस्टिस पार्टी के संस्थापक कौन थे? टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चिट्ठी थे। कौन थे? टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चिट्ठी थे। 1939 में E.V.K. रामास्वामी पेरियार जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1944 में उन्होंने इसे द्रविड़ कड़गम नाम देकर चुनाव से अलग कर लिया और सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। बाद में पेरियार के सहयोगी C.N. अन्नादुरै ने इस दल से अलग होकर 17 सितंबर 1949 को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, इसका नाम क्या कर दिया? 1949 में इसका नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गे, जिसको आज हम DMK के नाम से जान रहे हैं, DMK की स्थापना की। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक विश्वासों, जस्टिस पार्टी से शुरू कर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की शुरुआत कहां से? धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणवादी सोच, हिंदू की कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए हुई थी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की शुरुआत किससे हुई? धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए हुई थी। इस आंदोलन का जनक रामास्वामी पेरियार को माना जाता है। करुणानिधि ने पेरियार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और लंबे समय तक राजनीति के केंद्र बने रहे। करुणानिधि के समांतर एक दूसरा धड़ा था अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके संस्थापक MG रामचंद्रन थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के समानांतर एक दूसरी जो पार्टी थी वह थी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके संस्थापक कौन थे? MG रामचंद्र थे। यह दोनों दल आज भी तमिलनाडु की राजनीति सक्रिय हैं। तो आज दक्षिण भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कौन हैं? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिनका आज भी अस्तित्व राजनीति में बना हुआ है। राजनीति में आप कह सकते हैं पूरी तरह से सक्रिय है।
गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन सा तर्क देंगे? गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कैसे तर्क देते हैं? वही प्रश्न है, वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। तो भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। आज का जो दौर है भारत की राजनीति का, वह किसका केंद्र, कौन सा दौर है? वह आज की भारत की राजनीति गठबंधन के दौर से चल रही है, गठबंधन की राजनीति है। वर्तमान समय कोई भी राजनीतिक दल, वर्तमान समय में भारत की राजनीति में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि आज की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, अतः वह अन्य दलों से गठबंधन करता है। आज भारत की राजनीति ऐसी है कि जितने भी दल हैं, कोई भी दल अपने बल पर सरकारें नहीं बना सकती हैं। तो गठबंधन आज का परिहार हो गया है, गठबंधन से ही सरकारें बन रही हैं और इसी वजह से अपने दल पर नहीं बना पाएंगे तो मजबूरी है कि अन्य दलों से गठबंधन करते हैं। इस गठबंधन का कोई वैचारिक या नैतिक आधार नहीं होता है। जो गठबंधन होते हैं, कर देखा जाए तो चुनाव के बाद जब गठबंधन नहीं होते तो इनके अंदर नैतिक और वैचारिक बहुत ज्यादा दूरियां होती है, लेकिन गठबंधन के बाद ये दूरियां, तो कहने का मतलब गठबंधन में अगर हम देखें तो वैचारिक और नैतिक आधार नहीं होता, बल्कि सत्ता प्राप्त होता है। वैचारिक और नैतिक आधार बिल्कुल नहीं होता, वहां केवल एक लक्ष्य है, सत्ता प्राप्त। इस प्रकार के गठबंधन की शुरुआत 1989 के पश्चात शुरू हुई। भारत की राजनीति में गठबंधन की अगर शुरुआत देखी जाए तो यह गठबंधन की जो शुरुआत हुई वह कब से? 1989 से। 1989 के चुनाव के अवसर पर जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यही वह दौर है, कौन सा? 1989 का। इस चुनाव पर जनता दल सरकार ने मार्क्सवादी पार्टी से और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की। 1991, 96, 98 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर लगभग सभी दलों ने अवसरवादी समझौते किए। 1996 में तमिलनाडु विधानसभा और लोकसभा के लिए द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हुआ। कांग्रेसी ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया। नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में के अवसर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में समझौता हुआ। 1 जून 1995 को यह समझौता टूट गया और बहुजन समाज पार्टी ने समाज पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। मई 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। इस 13 दलों के इकट्ठा होने का एक ही उद्देश्य था, सत्ता पर कब्जा करना। मार्च 1998 भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों ने केंद्र में सरकार का निर्माण किया। इस सरकार में अनेक ऐसे दल शामिल थे जिनकी नीतियां परस्पर विरोधी थी। मई 1999 को भारतीय जनता पार्टी सहित 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम से एक महान गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य केंद्र में सत्ता प्राप्त करना था। सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस प्रकार यह गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल रहा। 2014 के 14वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अनेक घोटालों में
सम्मिलित जयललिता से चुनावी समझौता किया, वहीं कांग्रेस ने अपने कट्टर विरोधी डीएमके के साथ चुनावी समझौता किया। इस प्रकार सन 2009-2014 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतहीन समझौते किए। यही स्थिति अप्रैल मई 2019 के लोकसभा चुनाव में यथावत बनी हुई है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो गठजोड़ किया उनका आधार विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति था। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। लोकसभा 2014 के आम चुनाव में भाजपा सत्ता में आई। 2000 के आम चुनाव में भाजपा किसमें आई? सत्ता में, शासन सत्ता में आई। जब भारत और जिस समय आई थी उस समय भारत में क्या था? आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, कहा जा सकता आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों, धीमी आर्थिक वृद्धि, अनियंत्रित मुद्रास्फीति, नीतिगत पंगुता की भावना से घिरी हुई थी। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी ने खुद को सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति के रूप में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने खुद को सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति के रूप में पेश किया। 12 वर्षों से अधिक वर्षों तक मोदी ने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे उनके कार्यकाल के दौरान उच्च विकास और निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित हासिल की थी। 2014 के बाद मोदी पार्टी को अपने सांचे में ढालने में सफल रहे हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर भी पार्टी के चुनाव विपक्ष चिन्ह का विस्तार करने के अपनी महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम किया है, लेकिन पार्टी की सफलता को केवल मोदी की लोकप्रियता तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी देखरेख में भाजपा ने अपने चुनावी अभियान को भी मजबूत किया है। व्यापक आधार वाले सामाजिक गठबंधन बनाए हैं, छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ आप उपयोगी गठबंधन बनाए हैं। इन सब ने पूरे भारत में इसके कद में सुधार किया है। भाजपा कम से कम 2 मायनों में भारत के अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। सबसे पहले हिंदुत्व का मुद्दा है। अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। उनका मानना है कि किसी एक धर्म को एक दूसरे से अधिक लाभ नहीं मिलना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार सभी धार्मिक मामलों का समान रूप से अपनाती है, उनसे समान दूरी बनाए रखती है। इसका मतलब चर्च और राज्य की शक्ति से अलग करना नहीं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में होगा। हाल ही में धर्मनिरपेक्ष दलों की अपील कम हो गई है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि उन्होंने मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समूहों को वास्तविक राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में मानने के बजाय उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ दक्षिणपंथियों ने धर्मनिरपेक्ष दलों पर बहुसंख्यक हिंदुवादी की कीमत पर अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। भाजपा को अपने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि वह मुख्य रूप से भारत के हिंदुओं के हित की सेवा करती है। पार्टी के भीतर व्यवहार में इसका क्या मतलब है, इस संदर्भ में काफी भिन्नता है। ऐसे लोग भी हैं जो बुनियादी तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी हैं, जो लोग धार्मिक समुदायों के बीच अधिक समान अवसर देखना चाहते हैं और जो बीच में कहीं हैं जब सब्सिडी और समाज के कल्याण जैसी चीजों की बात आती है। दूसरा कथित अंतर अर्थशास्त्र पर है। भाजपा ने परंपरागत रूप से अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक व्यापार समर्थन नीतियों का समर्थन किया है, जो अधिक केंद्र वाम सामाजिक लोकतांत्रिक मुद्रा पसंद करते हैं। विपक्ष में रहते उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की अत्यधिक महंगी और समाजवादी होने के कारण आलोचना की थी।
तो